हेलो नमस्कार एंड वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और अभी हम पढ़ रहे हैं पीटी 365 में इकोनॉमी का सेक्शन। और लास्ट लेक्चर में हमने वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 पे छोड़ा था, तो यहाँ से शुरू करते हैं फिर से। ठीक है, शुरू करते हैं कि ये जानते हैं पहले कि ये न्यूज़ में क्यों है। ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने वाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिलीज किए हैं, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के दौरान अनाउंस किए गए थे। ठीक है, अब एनडीडीबी क्या है? एनडीडीबी या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा 1965 में की गई थी, जो कि व्हाइट रिवॉल्यूशन के इनको जनक भी माना जाता है। इन्होंने स्टार्ट किया था व्हाइट रिवॉल्यूशन 1.0। और ये नेशनल इंपॉर्टेंस की संस्था है जिसे ऑपरेशन फ्लड प्रोग्राम 1970 टू 1996 के को डेवलप और इम्प्लीमेंट करने का क्रेडिट दिया जाता है, और जिसके कारण भारत में व्हाइट रिवॉल्यूशन आई थी। व्हाइट रिवॉल्यूशन जैसा कि आपको पता है दूध से रिलेटेड इंडस्ट्री के लिए है ये। ठीक है, अब व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 के बारे में देखते हैं, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मिल्क प्रोक्योरमेंट को अगले 5 सालों में 50% तक बढ़ा दिया जाए और डेयरी फार्मर्स को उन एरियाज में मार्केट एक्सेस दिया जाए जो पहले कवर नहीं थे। और इसके अलावा ये नए डेयरी कोऑपरेटिव बनाना और उनको ऑर्गेनिक सेक्टर में आगे बढ़ाने के का काम करेगा। ठीक है, और इसका एक महत्वपूर्ण टारगेट है। वैसे तो कई टारगेट है इसके, लेकिन एक महत्वपूर्ण टारगेट है कि मिल्क प्रोक्योरमेंट को 1,000 लाख किलोग्राम पर डे तक लेके जाना बाय 2029। ठीक है, और व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 के तहत नेशनल प्रोग्राम्स फॉर डेयरी डेवलपमेंट एनपीडीडी 2.0 इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एनपीडीडी के तहत विलेज लेवल प्रोक्योरमेंट सिस्टम, मिल्क चिलिंग फैसिलिटीज और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए भी एक इनिशिएटिव अनाउंस किया गया है जिसको कोऑपरेशन एमंग कोऑपरेटिव्स इनिशिएटिव कहते हैं, और जिसे गुजरात में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया गया है। इसके अंडर जो है रुपे किसान क्रेडिट कार्ड, माइक्रो एटीएम्स का यूज करके डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाई जाएंगी, जिससे फार्मर्स के लिए डोर स्टेप बैंकिंग पॉसिबल हो सकेगा। ठीक है, अब अबाउट व्हाइट रिवॉल्यूशन देख लेते हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन 1970 में लॉन्च हुआ था, जिसका जो मेन एम था कि इंडिया को मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ डिपेंडेंट बनाना, सेल्फ सफिशिएंट बनाना। ठीक है, और ये रिवॉल्यूशन इंडिया की नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के द्वारा लीड किया गया था, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम माना जाता है। और एक चीज ध्यान रखना कि मतलब ये कॉमन सेंस में इस्तेमाल करना, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे बड़ा, इंडिया में ऑलरेडी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इंडिया में कुछ भी चीज चालू होगी तो वो दुनिया की सबसे बड़ी चांसेस हैं कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ही होगी। ठीक है, तो और इस मूवमेंट को जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने ही लीड किया था, और हर साल 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है उनकी याद में। ठीक है, और 26 नवंबर को और किस डे के रूप में मनाया जाता है ये आप एक बार कमेंट में डालना। ऑपरेशन फ्लड को 3 फेजेस में इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, इन्हीं एक तो है इनिशिएटिव्स टेकन अंडर, एक सेकेंड, हाँ सॉरी, अच्छा फिर यहाँ शुरू करते हैं। इनिशिएटिव्स टेकन अंडर स्ट्रेंथनिंग फॉर डेयरी सेक्टर, मतलब डेयरी सेक्टर को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भारत सरकार के द्वारा, इस बारे में देखते हैं। अ, एक तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन लिया गया है इंडिजिनस बोवाइन ब्रीड्स का डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के लिए। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, मिल्क प्रोक्योरमेंट और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट करने के लिए। फिर लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम LHDCP के लिए। फिर इसमें वैक्सीनेशन और डिजीज कंट्रोल के लिए हेल्थ सपोर्ट दिया जाता है। ठीक है, फिर एक अगला है एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योर्स और प्राइवेट कंपनीज को डेयरी प्रोसेसिंग और वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाता है। और फिर एक और लास्ट में है किसान क्रेडिट कार्ड का। इसमें क्या है कि डेयरी फार्मर्स और लाइव स्टॉक फार्मर्स को इजी और इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का एसेस दिया जाता है। ठीक है, अब एक बार ये देख लेते हैं कि इन्फोग्राफिक रह गया है आपका इंडिया डेयरी सेक्टर का। इसमें दिखाया गया है कि इंडिया की डेयरी सेक्टर दुनिया के मिल्क प्रोडक्शन का 25% कंट्रीब्यूट करती है, जिसमें 47% शेयर जो है बफेलो मिल्क का होता है, और वुमेन्स पार्टिसिपेशन मोर देन 70% है उसमें। और इंडिया का जो आउटपुट है ग्लोबली फर्स्ट रैंक पे है, और डेयरी का कंट्रीब्यूशन इंडिया के जीडीपी का 4.5 से 5% के लमसम है। ठीक है, यानी वुमेन जो इंडिया की डेयरी सेक्टर में पार्टिसिपेट करती हैं, जैसे नॉर्मली मेंस कम ही पार्टिसिपेट करते हैं, वुमेन वुमेन का पार्टिसिपेशन 70% से ज्यादा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में के बारे में, ठीक है। ये न्यूज में क्यों है कि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एआईएफ के सेंट्रल सेक्टर स्कीम को प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन के साथ अप्रूव किया है। और ये ताकि ये और ज्यादा अट्रैक्टिव और इम्पैक्टफुल और इंक्लूसिव बन सके, ठीक है। अब एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता क्या है इसके बारे में देखते हैं। ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी है जो कि इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है वायबल प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, स्पेशली पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स में, जिसमें इंटरेस्ट सबवेंशन और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट भी दिया जाता है, ठीक है। अब 1 लाख करोड़ तक का फंड बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करते हैं एज लोन्स, जिसमें 3% पर एनम का इंटरेस्ट सबवेंशन और सीजीटीएमएसई के अंडर में 2 करोड़ तक का लोन पर क्रेडिट गारंटी कवरेज मिलता है, ठीक है। अब की हाइलाइट्स ऑफ द रिसेंट एक्सपेंशन ऑफ एआईएफ देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। वायबल फार्मिंग एसेट्स, अब इसमें क्या है, सभी एलिजिबल बेनिफिशियरीज को स्कीम के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अलाउ किया गया है और अंडर वायबल प्रोजेक्ट्स फॉर बिल्डिंग कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स, ठीक है। फिर अगला है इंटीग्रेटेड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स। इसमें क्या है कि प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स को अब एलिजिबल एक्टिविटीज के लिस्ट में इंक्लूड किया गया है अंडर एआईएफ, ठीक है। फिर पीएम कुसुम कंपोनेंट, इसमें कंपोनेंट ए ऑफ पीएम कुसुम और एआईएफ के बीच कन्वर्जेंस अलाउ किया गया है, जिसमें फार्मर्स, एफपीओज, उसके फिर कोऑपरेटिव्स, पंचायत को बेनिफिट मिलेगा। अब क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस सीजीटीएमएसई का के अलावा अब नव संरक्षण जो नाबार्ड के का जो फुली ओन सब्सिडरी है उसको ही प्रपोज किया गया है, ठीक है। अब इसके बाद फिर आता है एग्रीटेक। एग्रीटेक न्यूज में क्यों है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज किया है कि किया है एग्रीटेक शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमीज टुडे एंड टुमारो, ठीक है, इसलिए न्यूज में है। मोर ऑन न्यूज में देख लेते हैं क्या है, क्या दिया हुआ है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एआई फॉर एग्रीकल्चरल इनोवेशन एआई फॉर एआई के इनिशिएटिव का रिजल्ट है। जिसका एम है कि एग्रीटेक सर्विसेज को स्केल करना थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, ठीक है। और ये रिपोर्ट एक्सप्लेन करती है कि एग्रीटेक का रोल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को शेप करने में काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली 4 ब्रॉड कैटेगरीज में: इंटेलिजेंट क्रॉप प्लानिंग, स्मार्ट फार्मिंग, फार्म गेट टू फोर्क और डाटा एज एन इनेबलर, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर देख लेते हैं क्या क्या है। रिमोट सेंसिंग और इमेजरी का यूज होता है अर्ली डिटेक्शन के लिए ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेस, लैंड यूज मैपिंग एक्सेट्रा के लिए, ठीक है। फिर जीपीएस में क्या है, जीपीएस से प्रिसीजन फार्मिंग पॉसिबल होती है, जैसे हाई एक्यूरेसी के से सीड्स फर्टिलाइजर अप्लाई करना, ठीक है। फिर है वेदर फोरकास्टिंग एंड क्लाइमेट मॉडलिंग। इसमें क्या है होता है, इसमें ये कैसे हेल्प करता है, ये अर्ली वार्निंग सिस्टम और क्लाइमेट चेंज मॉनिटरिंग में काफी हेल्प करता है। फिर आईओटी एनेबल्ड वेयर हाउसिंग और स्मार्ट लॉजिस्टिक्स से कमोडिटीज का फ्लो मार्केट्स तक स्मूथ होता है और स्टोरेज और ट्रांजिट लॉसेस रिड्यूस होते हैं। फिर एआई एंड ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो उसका यूज होता है क्रॉप प्लानिंग, हाइपर लोकल वेदर प्रोडिक्शंस और ईल्ड प्रोडिक्शन के लिए, ठीक है। फिर इंडियाज इनिशिएटिव फॉर एग्रीटेक एडॉप्शंस देखते हैं तो इंडिया की इनिशिएटिव है फॉरकास्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट यूजिंग स्पेस। फिर अगला है एग्रो मेटेरोलॉजी एंड लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशंस, फसल जिसको कहते हैं, इसका एक्रोनिम फसल है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हुआ था 2005 में टू प्रोवाइड अर्ली फोरकास्ट फॉर क्रॉप आउटपुट, की क्रॉप आउटपुट कैसा होगा उसका पहले ही फोरकास्ट करने के लिए ये हुआ था शुरू। फिर किसान है, किसान ये क्रॉप इंश्योरेंस है किसान का, ठीक है, यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, ये ताकि कि यील्ड जो हो क्रॉप का यील्ड एस्टिमेशन इम्प्रूवमेंट हो उसमें और अच्छे से यील्ड एस्टिमेट किया सके ताकि कि जो क्रॉप लगाया जाए उसमें कितना मुनाफा हो किसान का, वो अच्छे वो मेजर करने में ज्यादा एक्यूरेसी है, ठीक है। फिर एक है अगला एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज एडेक्स जिसको कहते हैं, ये इंडिया की पहली डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है फार्मर सर्विसेज के लिए। इसमें 3 प्राइमरी डेटा सेट्स हैं, एक तो है फार्मर की आइडेंटिटी, दूसरा है जियो टैग फार्म लोकेशन, मतलब जहाँ पे उसका फार्म लोकेशन होगा उसको जियो टैग करने की फैसिलिटी, ठीक है। और फिर जो क्रॉप शो किया है उसका डेटा, ठीक है, कि कौन सा क्रॉप डाला हुआ है लैंड में, उगाया उगाया है या फिर कौन से क्रॉप्स अभी तक के लैंड में उगे हुए हैं, ठीक है। तो उससे थोड़ा लैंड का भी जमीन का भी पता चलता है कि जमीन की फर्टिलिटी वगैरह ये सब और बहुत सारी चीजें होती है उस डेटा से पता चल सकती है।
ठीक है। फिर कृषि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, ICCC, ये टेक ड्रिवन सोल्यूशन है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग इन एग्रीकल्चर यूजिंग टेक्नोलॉजीज। ठीक, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह का यूज करके, रिमोट सेंसिंग और जियोग्राफिक GIS सिस्टम का यूज करके इन्फॉर्म डिसीजन में ले सके। ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि सरकार ने रिसेंटली वीट और बाकी रबी क्रॉप्स के MSP में अमाउंट इंक्रीज अनाउंस किया है। उनके MSP को का जो अमाउंट है उसमें इंक्रीज के लिए अनाउंस किया है। ठीक है। अब ये राबी क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, जायद क्रॉप्स कौन कौन से होते हैं, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। आई होप आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। और कौन कौन सी रबी क्रॉप्स में MSP अलाउड है ये भी आप एक बार देख लो। खरीफ में कौन कौन सी MSP अलाउड है वो भी देख लेना, और जेड में कौन कौन सी अलाउड है। ठीक है। और कोई कितनी क्रॉप्स पर MSP मिलती है वो देख लेना। फिर एक शुगर केन पे क्या मिलता है, वो उसमें MSP नहीं कुछ और मिलता है, तो वो क्या मिलता है वो एक बार देख लेना। ठीक है। ये सब चीजें देख लें क्योंकि MSP से रिगार्डिंग क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक बार नहीं दो तीन बार आए हुए हैं, तो MSP थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी। ठीक है। MSP एक होता क्या है? ये एक मिनिमम रेट होता है जिसमें फार्मर्स अपना प्रोड्यूस गवर्नमेंट को बेचते हैं। इसका मेन एम है डिस्ट्रेस सेलिंग से बचाना। ठीक है। और MSP जो है 22 क्रॉप्स को कवर करता है, जिसमें 14 खरीफ क्रॉप्स होते हैं, जैसे पैडी, ज्वार, बाजरा, मेज। ठीक है। और 6 रबी क्रॉप्स। और ये जो है कुछ कमर्शियल क्रॉप्स को भी कवर करते हैं, जूट और कॉटन जैसे हुए। ठीक है। और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस रिकमेंड करता है MSP, और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है ये फाइनल डिसीजन लेती है, और इस कमेटी को प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। ठीक है। इस कमेटी का कंपोजिशन क्या होता है वो एक बार देख लेना आप। ठीक। उसके बाद फिर MSP के अनाउंसमेंट जो है सोइंग सीजन के बिगिनिंग में ही, स्टार्ट में ही हो जाता है, ताकि कि उस हिसाब से किसान अपना बुआई कर सकें। ठीक। और CACP जो है 3 तरह के प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर कंसिडर करता है MSP कैलकुलेट करने के लिए। एक होता है A2 जिसको एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं, फिर A2 प्लस FL जिसको इम्प्यूटेड लेबर कॉस्ट कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, एक्चुअल कॉस्ट प्लस अनपेड फैमिली लेबर का कॉस्ट भी इंक्लूड रहता है। ठीक है। और एक होता है, तीसरा होता है उसमें C2 भी जुड़ता है। C2 में क्या होता है कि A2 प्लस FL प्लस इंटरेस्ट एंड रेंट ओन्ड ऑन लैंड एंड कैपिटल। ठीक है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो A2 प्लस FL वाला पोर्शन यूज करती है। ठीक है। MSP कंसिडर करने के लिए C2 वाला, उसको बार बार बोला था कि C2 वाला आप इस्तेमाल करो, लेकिन वो यूज करती है A2 प्लस FL। ठीक है। फिर इंडिया की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इंडिया के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स 2023-24 में 8% डिक्लाइन हुए हैं, जो टारगेट था $60 बिलियन का। ठीक है, बाय 2022। और उससे मैच नहीं कर पाया था एज पर एग्रीकल्चर पॉलिसी 2018, तो इसलिए ये थोड़ा न्यूज में है एक्सपोर्ट पॉलिसी। अब की डेटा क्या है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को रिगार्डिंग? 2023-24 में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट दोनों में गिरावट देखी गई थी। ठीक है। और राइस जो है टोटल एक्सपोर्ट्स का 21% कंस्टिट्यूट करता है। ये डेटा आपको याद रखने की जरूरत है। ठीक है। राइस 21% कंस्टिट्यूट करता है। और ये भी आपको ऐसे पूछा जाता है कि आपका सबसे ज्यादा राइस ही कंस्टिट्यूट करता है, तो नहीं, राइस नहीं कंस्टिट्यूट करता है, वेजिटेबल्स कंस्टिट्यूट करते हैं, फॉलोड बाय पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह सब। ठीक है। और उसके बाद में फिर इंडिया का जो शेयर है एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में, और यह वो 2022 में 2.4% था, और इंपोर्ट्स में 1.9% था। ठीक है। और WTO के ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया जो है 9th रैंक पे था ग्लोबल एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में। ठीक है। हम भले कृषि प्रधान देश हैं, पर हम एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स में 9वें नंबर पे हैं। ठीक है। फिर आते हैं एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 की। इसमें देखो, इसका जो ऑब्जेक्टिव था फार्मर इनकम को बढ़ाना थ्रू वैल्यू एडिशन और लॉसेस को मिनिमाइज करना अक्रॉस वैल्यू चेन। और इसके की एम्स थे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को डबल करना $60 बिलियन से ऊपर बाय 2022 तक, और एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करना, इंडिया का शेयर ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में बढ़ाना, और प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस ऑर्गेनिक, एथनिक और ट्रेडिशनल एग्री एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इसको प्रमोट करना। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप्स टेकन फॉर प्रमोटिंग एग्रीकल्चर स्पोर्ट एक्सपोर्ट्स। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए वो देखते हैं। टाइज स्कीम है, इससे एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को डेवलप किए जा रहे हैं। ठीक है। माई स्कीम, MAI, इसके अंडर जो है स्पेसिफिक मार्केट और प्रोडक्ट पे फोकस करके एक्सपोर्ट्स प्रमोट किए जा रहे हैं। फिर TMA स्कीम है, इसका एम है कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को असिस्ट करना। ठीक है।
अब अपेडा के बारे में जान लेते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के रिगार्डिंग। तो इसके बारे में, इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन भी आया था 2018-19 में आया था, मुझे एग्जैक्टली ईयर नहीं याद है, लेकिन हाँ या तो 18 में आया था या तो 19 में आया था, दोनों में से एक ईयर में। तो अपेडा काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बाद देख लेना। देखो मैं अभी बता दे रहा हूँ वैसे थोड़ा सा। ये स्टैब्लिश हुआ था अंडर एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985, जो कि इसका फुल फॉर्म भी है, ठीक है। इस ये क्या होता है कि जीआई रजिस्ट्रेशन हैंडल करता है फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स अब्रॉड, और नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड के अंदर ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन बॉडीज को भी ओवरसी करता है। अच्छा, मुझे इससे याद आया है कि अभी एक साल पहले 2024 के जनवरी फरवरी की बात है, कुछ स्पाइसेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया वगैरह उस साल 2024 के पेपर में तो स्पाइसेस वगैरह को नहीं कवर किया था, 2023 में कवर किया था कुछ बोर्ड्स, ठीक है। तो चांसेस है कि 2025 में कवर कर ले इस न्यूज को। तो एक बार आप स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन कौन से बोर्ड के, कौन कौन से स्टैट्यूटरी बोर्ड्स होते हैं, बोर्ड्स किन मिनिस्ट्रीज के अंडर आती हैं, कौन से ऑटोनॉमस बोर्ड्स होते हैं, ये सब एक बार देख करके जाना, ठीक है। चांसेस है क्वेश्चन आ जाएगा, तो अब ये बता दिया है तो एक बार देख लेना। अगर इससे क्वेश्चन आ गया तो इसको आप मिस करने का वो रिस्क मत उठाना। फिर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट इन कोऑपरेटिव सेक्टर के बारे में देखते हैं, ये न्यूज में क्यों है। पीएम ने अभी जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्लांट इन कोऑपरेटिव सेक्टर का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अक्रॉस 11 स्टेट्स में, ठीक है, इन्वॉल्विंग 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जिसको पैक्स कहते हैं, ठीक। पैक्स मैंने एक लेक्चर में समझाया हुआ भी है। और अबाउट द प्लान देख लेते हैं क्या है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इसको लीड कर रही है, ठीक है। और पैक्स लेवल पे डिसेंट्रलाइज स्टोरेज, इसका पर्पस है कि पैक्स लेवल पे डिसेंट्रलाइज स्टोरेज स्टैब्लिश करना, जिसमें एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे वेयर हाउसेज हुए, कोल्ड चेन हुए, प्रोसेसिंग यूनिट्स, ये सब इंक्लूड होंगे, ठीक है। और पैक्स को बेनिफिट मिलेगा लोन्स एंड इंटरेस्ट सबवेंशन का फॉर गोडाउन्स और स्टोरेज बनाने में, ठीक है। फिर और कुछ अदर इनिशिएटिव्स देख लेते हैं। एक वेयर हाउस डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2007 को इम्प्लीमेंट करना, फिर डब्ल्यू के ई एन डब्ल्यू आर इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसिप्ट का यूज, फिर प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम को प्रमोट करना, फिर नेशनल पॉलिसी ऑन हैंडलिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्रेन्स 2000 का इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये सब इनिशिएटिव्स हैं। फिर अब एक बार ये एफसीआई के बारे में देख लेते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक सेकंड, हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पब्लिक सेक्टर की अंडरटेकिंग है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट सुपरविजन में काम करता है। एफसीआई जो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के डायरेक्ट सुपरविजन में काम करता है, ठीक है। और इसे 1965 में फूड कॉर्पोरेशन एक्ट 1964 के तहत स्टैब्लिश किया गया था, जब देश में अनाज, खासकर वीट की बहुत भयंकर शॉर्टेज चल रही थी। एफसीआई का प्राइमरी मकसद था उस टाइम की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना और फार्मर्स को उनकी फसल का रीजनेबल प्राइस दिलाना, ठीक है। अभी हाल ही में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि अगस्त 1 2024 से स्टेट्स जो है वो एफसीआई से ओएमएसएस डोमेस्टिक सीम के तहत ई ऑक्शन में भाग लिए बिना सीधे राइस खरीद सकते हैं, और ये फार्मर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। और ओएमएसएस क्या है, ओएमएसएस डोमेस्टिक एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है, जिसमें फूड ग्रेन्स जैसे वीट और राइस को ओपन मार्केट में मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा केयरफुली कैलकुलेट करके फिक्स किए गए प्राइसेस पर ई ऑक्शन के थ्रू ऑफर किया जाता है। और इस प्रोग्राम का सबसे बड़ा एम है कि मार्केट में अनाज की कीमतों का कंट्रोल, ठीक है, उनको कंट्रोल में रखा जा सके ताकि कि इन्फ्लेशन ना हो, इन्फ्लेशन को रोका जाए। और ये स्कीम जो है स्पेशली तब इम्पोर्टेंट हो जाती है जब प्राइवेट ट्रेडर्स मार्केट मैनिपुलेशन करते हैं, या जब मॉनसून वीक होने के कारण सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, ठीक है। और एफसीआई जो है अपने बफर स्टॉक से अनाज रिलीज करके मार्केट को स्टेबलाइज करता है, जो कि देश की फूड सिक्योरिटी की बैकबोन है, ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल्स, ऑयल सीड एनएमईओ ऑयल सीड्स, ठीक है। ये न्यूज में क्यों है। अच्छा, एक ये भी आपका रह गया है, इसको मैं देख लेते हैं एक बार, ये वाला बॉक्स। स्कीम्स आइडेंटिफाइड फॉर कन्वर्जेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर में एआईएफ, फिर एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, और मिशन फॉर एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एमआईटीएच, और सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ठीक है। ये सब को कन्वर्ज करके एक स्कीम में डाल, एक मिनिस्ट्री के अंदर डाल दिया गया। तो यही है, इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो इसमें कुछ समझाने लायक नहीं। ये सब स्कीम्स है, तो ये आप स्कीम्स वाले सेक्शन में देख लेना, ठीक है। नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल्स पे आते हैं। ये न्यूज में क्यों है,
क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने रिसेंटली नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स ऑयल सीड को फॉर्मली अप्रूव किया है। और ये मिशन जो है 2024-25 से 2030-31 तक चलेगा, ठीक है। और ये अप्रूवल जो है एडिबल ऑयल की बढ़ती डिमांड और इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने की अर्जेंट नीड को एड्रेस करने के लिए दी गई है। क्योंकि इंडिया जो है अपनी एडिबल ऑयल रिक्वायरमेंट का लगभग 60% इंपोर्ट करता है, जो हमारी इकोनॉमिक सोवरेनिटी के लिए एक सीरियस कंसर्न भी है। अब अबाउट नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स देख लेते हैं, ये है क्या। एनएमईओ ऑयल सीड्स के 2030-31 के लिए बहुत एम्बिशियस टारगेट है। और ठीक है, सबसे पहला टारगेट ये है कि प्राइमरी ऑयल सीड प्रोडक्शन को करंट 39 मिलियन टन से जो कि 2022-23 में था, से उस ऑलमोस्ट डबल करके 69.7 मिलियन टन तक पहुंचाना। और दूसरा मेजर टारगेट है कि डोमेस्टिक एडिबल ऑयल प्रोडक्शन को सिग्निफिकेंटली बढ़ाना और 25.45 25.45 मिलियन टन तक पहुंचाना, ठीक है। जिससे एनएमईओ ओपी यानी ऑयल पाम्स के साथ मिलकर हम अपनी प्रोजेक्टेड डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट की अप्रोक्सीमेटली 72% लोकली प्रोड्यूस कर पाएंगे, ठीक है। और ये स्टेप जो है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को भी कंजर्व करने के लिए काफी बढ़िया स्टेप होगा ये। और प्राइस फ्लक्चुएशन से ही बचने में भी काफी हेल्प करेगा। और इसके बाद फिर तीसरा टारगेट है कि ऑयलसीड कल्टीवेशन के एरिया को एडिशनली 40 लाख हेक्टेयर तक एक्सपैंड करना, स्पेशली राइस और पोटैटो के फैलो लैंड्स को टारगेट करके, ठीक है। और ये अप्रोच जो है डबल क्रॉपिंग को प्रमोट करेगी और फार्मर्स की इनकम को डाइवर्सिफाई करेगी। अच्छा, इस मिशन का जो प्राइमरी फोकस है वो की ऑयल सीड क्रॉप्स जैसे कि रेप सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर और सिसमम की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों को बढ़ाना है, ठीक है। इनके साथ साथ सेकेंडरी सोर्सेज जैसे कि कॉटन सीड हुए, राइस ब्रान और ट्री बॉर्न ऑयल से एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी को एनहांस करने पर भी ध्यान दिया गया है। और एक्सट्रैक्शन एफिशिएंसी में इवन 1% का इंप्रूवमेंट भी लैक्स ऑफ टन के एडिशनल ऑयल के प्रोडक्शन में ट्रांसलेट हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके फीचर्स हैं। फिर स्कीम के सॉरी अब फीचर्स पे देखते हैं की फीचर्स क्या है। की फीचर में सबसे इनोवेटिव है सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंटरी, जिसको इसका एक्रोनिम है साथी, साथी पोर्टल, ठीक है। जो कि सीड्स की टाइमली अवेलेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन 5 ईयर रोलिंग सीड प्लान प्रोवाइड करेगा। और ये सोफिस्टिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टेट्स को सीड प्रोड्यूसिंग एजेंसीज इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के साथ एडवांस टाइप्स एस्टैब्लिश करने में भी हेल्प करेगा। फिर पोर्टल क्वालिटी के सीड्स की ट्रांसप्लांटेशन सॉरी सीड्स की ट्रांसपेरेंट डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रैकिंग को भी इंश्योर करेगा, जो प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट का फाउंडेशन भी है, ठीक है। अब स्कीम का जो दूसरा कंपोनेंट है वो है 600 स्पेशलाइज्ड वैल्यू चेन क्लस्टर्स का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। इन क्लस्टर्स में फार्मर्स को हाई क्वालिटी सर्टिफाइड सीड्स, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस पर इंटेंसिव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और रियल टाइम वेदर प्रेडिक्शंस और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पर कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सर्विसेज प्रोवाइड कर भी की जाएंगी, ठीक है। और हर क्लस्टर एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम की तरह काम करेगा, जहां प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक की कंप्लीट वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन किया जाएगा। और ये क्लस्टर जो है ये डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स, फील्ड डेज और फार्मर टू फार्मर लर्निंग को प्रमोट करेंगे, जिससे बेस्ट प्रैक्टिसेस वाइडली अडॉप्ट हो सके, ठीक। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं और स्टेप्स टेकन फॉर सेल्फ सफिशिएंसी हैं, इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए। स्टेप्स टेकन में वही सरकारी जो योजनाएं हैं उनके बारे में बात किए गए हैं, और जिसमें से ज्यादातर योजनाएं बता ही दी गई है। एक बार ये इसके बाद फिर इस पे एक मिनट, हाँ स्टेप्स टेकन में एक बार समझा देता हूँ। सिर्फ स्टेप्स टेकन समझा देना थोड़ा जरूरी है क्योंकि इसमें स्कीम्स है। तो एडिबल ऑयल में सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने मल्टीपल स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस इंप्लीमेंट किए हैं, जिसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, ऑयल सीड्स एंड ऑयल पाम, जिसमें एनएफएसएम, ओएस एंड ओपी मतलब इसका एक्रोनिम है, जो 2018-19 में लॉन्च किया गया था। अ कम्प्रिहेंसिव अप्रोच लेकर सीड कंपोनेंट्स, वेराइटल इंप्रूवमेंट्स, ब्रॉडर सीड प्रोडक्शन, सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, प्रोडक्शन इनपुट्स में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट हुआ, रिसोर्स कंजर्वेशन हुआ, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर फोकस करता है। और ये मिशन जो है स्पेशली डिजाइंड है एरिया स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज के थ्रू, और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इस पे वर्क मतलब प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए स्पेसिफिकली यूज किया गया ये मिशन, ठीक है। फिर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स की बात करें, एनएमईओ ऑयल पाम, जो कि 2021-22 में लॉन्च किया गया था, स्पेसिफिकली ऑयल पाम कल्टीवेशन को करंट 3.7 लाख हेक्टेयर से ट्रिपल करके 10 लाख हेक्टेयर तक
2025 तक 26 तक एक्सपेंड करने का टारगेट रखा गया था। और इसमें जो है स्पेशल फोकस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर है, जहां क्लाइमेट कंडीशंस ऑयल पाम के लिए हाईली फेवरेबल है। ठीक है। और मिशन जो है वायबिलिटी गैप फंडिंग, मेंटेनेंस कॉस्ट सपोर्ट और इंटरक्रॉपिंग सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, ताकि कि फार्मर जो है ऑयल पाम कल्टीवेशन को अडॉप्ट करें। ठीक। फिर प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान है। ठीक, पीएम आशा। ये एक इम्पोर्टेंट इंटरवेंशन है जो इंश्योर करता है कि ऑयल सीड फार्मर्स एमएसपी रिसीव करें थ्रू प्राइस सपोर्ट स्कीम, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम और प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम। ठीक है। ये जो मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन से फार्मर्स को प्रोटेक्ट करता है और ऑयल सीड कल्टीवेशन को इकोनॉमिकली वायबल बनाता है। ठीक। उसके बाद आता है येलो रिवॉल्यूशन। ये थोड़ा ध्यान रखना, व्हाइट रिवॉल्यूशन पड़ा है, येलो रिवॉल्यूशन किसको टारगेट करता है ये भी देख लेना। ये येलो रिवॉल्यूशन होता है एडिबल ऑयल के लिए। ठीक है। पर्टिकुलरली मस्टर्ड और सिसमम सीड्स के लिए। ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था 1986-87 में। और इसके तहत जो है इम्प्रूव वैरायटीज के सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे और डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स स्टैब्लिश किए गए थे और प्रोग्रेसिव फार्मिंग टेक्निक को प्रमोट किया गया था। येलो रिवॉल्यूशन में इनिशियल फेज में ऑयल सीड्स प्रोडक्शन में सिग्निफिकेंट ग्रोथ अचीव की थी, लेकिन सस्टेन्ड एफर्ट्स की कमी की वजह से ये मोमेंटम मेंटेन नहीं हो पाया। अच्छा, एक और टास्क मैं देता हूँ आपको टू डू। ठीक है, जो कि जरूरी भी है, इसमें आपका नंबर पाने में हेल्प करेगा। जितने भी रिवॉल्यूशन हुए, व्हाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन, येलो रिवॉल्यूशन, ठीक है, जितने भी कलर के रिवॉल्यूशन हुए हैं, उन सब के कलर के रिवॉल्यूशन को एक से एक साइड लिखना। वो कब स्टार्ट हुए थे उसको अगले सेक्शन में लिखना। ठीक है। वो किस चीज को करस्पॉन्ड करते हैं उसको अगले सेक्शन में लिखना। और उनके स्टार्टिंग के अगर कोई इंसान, मतलब कोई अगर आदमी है, कोई पर्सनैलिटी है, तो उनका नाम लिख देना। ठीक है। ये चार डेटा आपके पास रहना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो मैच द फॉलोइंग से क्वेश्चन आया तो ये हेल्प कर सकता है। अगर चारों रिवॉल्यूशन या जितने भी रिवॉल्यूशन हुए हैं, पिंक रिवॉल्यूशन हुआ, ब्लू रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, तो ये सब अलग अलग, येलो रिवॉल्यूशन हुआ, अलग अलग कलर के रिवॉल्यूशन हुए, और ये मुश्किल से एक आध घंटे का काम है, आधा घंटे 1 घंटे का, तो उसमें आपका काम हो जाएगा। बस इसी चार डेटा को याद रखना, इसके अलावा और कुछ मत खोजना। ठीक है। ईयर कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, कौन करस्पॉन्डिंग पर्सनैलिटी है उससे रिलेटेड, जो जिन्होंने उसको और इम्प्रूव किया या फिर उसको स्टार्ट किया, फिर उसका फिर किस चीज को करस्पॉन्ड करता है वो पर्टिकुलर रिवॉल्यूशन। ठीक है। बस इतना इतना 3-4 चीज याद रखना और कुछ नहीं, ये चार सेक्शन ही बनाना है उसमें, ये इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। फिर मिलेट, फिर मिलेट पे आते हैं। ये न्यूज में क्यों है? 2023 को इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट मिलेट डिक्लेयर किया था यूएन ने, ये याद रखना। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन उस साल में मिलेट पे क्वेश्चन नहीं आया था, 2024 में भी नहीं आया था, 2025 में आ सकता है। क्योंकि इस साल गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा फोकस रखा था मिलेट को लेकर के। तो अगर पुराने करंट अफेयर से पूछना होगा तो 1-2 साल का पुराना पूछते हैं तो मिलेट पे पूछा जा सकता है। तो ये न्यूज में इसलिए क्योंकि आरबीआई ने डिटेल्ड एनुअल रिपोर्ट में अलार्म बेल्स बजाए हुए हैं कि बाय हाईलाइटिंग कि डिस्पाइट इंडिया एशिया के मिलेट प्रोडक्शन का ऑलमोस्ट 80% ऑफ ग्लोबल मिलेट प्रोडक्शन का इंप्रेसिव 20% अकाउंट करता है। मिलेट्स की जो एकरेज और प्रोडक्शन पास्ट सेवरल डिकेड से स्टैग्नेंट या डिक्लाइनिंग ट्रेंड में ही रही है। और ये रिपोर्ट सजेस्ट करता है कि पॉलिसी इंटरवेंशंस के बावजूद ग्राउंड लेवल इंप्लीमेंटेशन में सीरियस गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। और रीजंस फॉर मिलेट स्टैग्नेंट मिलेट प्रोडक्शन क्या है? मिलेट प्रोडक्शन के स्टैग्नेंट होने के पीछे मल्टीपल इंटरकनेक्टेड फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। इसमें से कुछ है, लेबर शॉर्टेजेस है, स्पेशली रूरल यूथ का एग्रीकल्चर के से दूर जाना, और इनसफिशिएंट और इम्बैलेंस फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की वजह से भी सिग्निफिकेंट यील्ड गैप भी क्रिएट हो जाता है। और ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम्स जो मिलेट कल्टीवेशन के लिए एसेंशियल थे, ग्रेजुअली डिसअपियर हो रहे हैं। फिर कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में ड्रामेटिक शिफ्ट की भी एक मेजर फैक्टर है। राइजिंग इनकम्स के साथ अर्बन और इंक्रीजिंगली रूरल कंज्यूमर्स भी फाइन सीरियल्स जैसे पॉलिश्ड राइस हुआ और व्हीट की तरफ मूव कर रहे हैं, जिन्हें सुपीरियर फूड्स माना जाता है। और इस ट्रेंड को एमएसपी बैक प्रोक्योरमेंट स्कीम्स ने और रीइंफोर्स किया है, जो प्राइमरली राइस और व्हीट पर फोकस करते हैं, जिससे फार्मर्स के लिए मिलेट कल्टीवेशन फाइनेंशियली लेस अट्रैक्टिव बन गया। ठीक है। कुछ इसके चैलेंजेस भी हैं, तो चैलेंजेस, बेनिफिट और इनिशिएटिव्स देख लेते हैं एक बार। लेकिन उससे पहले श्री अन्न मिलेट के बारे में देख लेते हैं। मिलेट जो है वो खरीफ क्रॉप में आता है। ठीक है। और इंडिया की जो मिलेट प्रोडक्टिविटी है, एक्सेप्ट सोरगम, लोअर देन चाइना, इथोपिया और रशिया। ठीक है। इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी अच्छी खासी है। इंडिया की जो
एंड वो टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में है दुनिया में, मिलेट सेक्शन में। ठीक है। और मेजर मिलेट्स, मिलेट का क्लासिफिकेशन दो फॉर्म में है, एक मेजर मिलेट है, एक माइनर मिलेट है। मेजर मिलेट में सोरगम, पर्ल मिलेट वगैरह सब आते हैं, और माइनर मिलेट में फॉक्सटेल, कोडो वगैरह सब आते हैं। ठीक है। इसमें आपको ये ध्यान पे एक चीज रखना है कि मिलेट में कौन सा ऐसा कौन कौन सा मिलेट है जिसको एमएसपी मिल रही है। ठीक है, ऐसे लिंक करके पढ़ो। कौन सा मिलेट है जिसपे एमएसपी अलाउड है, मतलब एमएसपी अलाउड नहीं, जिसपे एमएसपी मिल रही है। ठीक है, उनके लिस्ट बना लेना, क्योंकि यूपीएससी में शायद इस पे एक सवाल आ चुका है 2018-19 में, 4-5 6-7 मिनट दिए, 6-7 क्रॉप्स दिए थे, उसमें से कौन कौन से एमएसपी है वो दिया हुआ था उसमें। ठीक है, ऐसे करके तो कौन से मिलेट को एमएसपी मिल रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर बेनिफिट्स को छोड़ देते हैं। बेनिफिट्स तो कोई कुछ खास है नहीं यूपीएससी में, इसमें आप जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसको गैस वर्क से भी कर ले जाओगे। ठीक है। उसके बाद में फिर अब आते हैं सीधे इनिशिएटिव्स टेकन टू प्रमोट मिलेट पे आते हैं। मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने मल्टी डायमेंशनल इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। नेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2018 में, और यूनाइटेड नेशंस के सपोर्ट से इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट 2023, जो कि अभी मैंने बताया था, उसको ऑब्जर्व किया गया था, जिससे ग्लोबल लेवल पर अवेयरनेस जनरेट हुई है और पॉलिसी डिस्कशन ट्रिगर हुए हैं। ठीक है। और ये इनिशिएटिव्स जो है कंजम्पशन पैटर्न्स को इन्फ्लुएंस करने और मार्केट डिमांड क्रिएट करने में भी काफी इंस्ट्रूमेंटल थे। अब नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का एक्सपेंशन किया गया है टू इंक्लूड न्यूट्री सीरियल्स, जिससे मिलेट की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंडिया में सिस्टमैटिकली इंक्रीज करना पॉसिबल हुआ है। इस मिशन के तहत हाई यील्डिंग वेराइटीज की डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट किया जाता है। ठीक है। और न्यूट्रिशन पर्सपेक्टिव से सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 प्रोग्राम मैंडेट करते हैं कि गवर्नमेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम में कम से कम एक बार पर वीक मिलेट सप्लाई किए जाए। ठीक है। और इससे नॉट ओनली चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को न्यूट्रिशनल बेनिफिट मिलते हैं, बल्कि स्टडी इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी क्रिएट होती है। और इंडस्ट्री इन्वॉल्वमेंट को बूस्ट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने स्पेसिफिकली मिलेट बेस्ड प्रोडक्शन को फोकस किया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है PLI SMBP। ठीक है, इसको फोकस किया है। और स्कीम जो है मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट्स के एस्टेब्लिशमेंट को सब्सिडाइज करती है और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के इनोवेशन को एनकरेज करती है। ठीक है, इससे मिलेट बेस्ड फूड्स जो है मेन स्ट्रीम मार्केट में एंटर कर रहे हैं। अब इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन का एम है कि इम्प्रूव प्रोडक्शन और पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेटेड मैनर में क्लस्टर्स अप्रोच के साथ डेमोन्स्ट्रेट करना। और ये स्कीम जो है कल्टीवेशन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग कंप्लीट वैल्यू चेन को कवर करती है और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को स्ट्रेंथन करती है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म FPO है। ठीक है। तो ये हो गया आपका। स्टेट्स लेवल पे भी इनिशिएटिव्स कुछ लॉन्च किए गए हैं, जैसे ओडिशा मिलेट मिशन हुआ, कर्नाटका ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन हुआ, ट्राइबल एरियाज में स्पेशल प्रोग्राम्स हैं अलग अलग उसके। ठीक। फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन भी स्टैब्लिश किए गए हैं, जैसे रिसर्च एफर्ट्स को कंबाइन करने के लिए, जैसे ICRI SAT। ठीक है, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स के साथ पार्टनरशिप वगैरह। ठीक है। तो ये सब अलग अलग आपके इनिशिएटिव्स हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्पाइस स्कीम पे। ये क्या है और न्यूज में क्यों है? देखो, ये न्यूज में इसलिए कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रिसेंटली स्पाइस्ड सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव इनोवेटिव एंड कोलैबोरेशन इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट स्कीम को ऑफिशियली अप्रूव किया है। ठीक है। और ये अप्रूवल जो है ग्लोबल स्पाइस मार्केट में इंडिया की डोमिनेंस को मेंटेन और एनहांस करने के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव से दी गई है, स्पेशली जब चाइना और वियतनाम जैसे कॉम्पिटिटर्स एग्रेसिवली इंडियन मार्केट शेयर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। इसे कुछ की फीचर्स देख लेते हैं। स्पाइस स्कीम का जो प्राइमरी एम है, कार्डमम के कल्टीवेशन एरिया को साइंटिफिकली प्लान्ड तरीके से एक्सपैंड करना और बोथ स्मॉल एंड लार्ज कार्डमम की प्रोडक्टिविटी को इंटरनेशनल बेंचमार्क्स तक इंक्रीज करना। ठीक है। स्कीम की जो एक्सपोर्ट प्रमोशन पर स्पेशल एम्फेसिस दी जाती है, ताकि कि ग्लोबल मार्केट में इंडिया की मार्केट शेयर को सिक्योर और एनहेंस किया जा सके। ठीक है। और स्कीम में स्टेक होल्डर्स की कम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग और स्किल डेवलपमेंट भी शामिल है, ताकि सप्लाई चेन के हर लेवल पर क्वालिटी और एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके। ठीक। उसके बाद फिर स्कीम के मेजर कंपोनेंट्स की बात करें, तो स्कीम के मेजर कंपोनेंट्स एक्सट्रीमली कॉम्प्रिहेंसिव हैं। एक है प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हाई यील्डिंग वैरायटीज को डेवलप और डिस्ट्रीब्यूट करना, फिर साइंटिफिक कल्टीवेशन मेथड्स को प्रमोट करना, और फिर साइंटिफिक क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, ये सब शामिल है। ठीक है।
और पोस्ट हार्वेस्ट क्वालिटी अपग्रेडेशन के लिए मॉडर्न ड्राइंग टेक्निक, स्टोरेज फैसिलिटीज और प्रोसेसिंग यूनिट्स को स्टैब्लिश करना, इस सब पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, ये इसका मेजर कंपोनेंट है स्कीम का। और मार्केट एक्सपेंशन एफर्ट्स में न्यू एक्सपोर्ट मार्केट्स आइडेंटिफाई करना, फिर ट्रेड डेलीगेशंस ऑर्गेनाइज करना और इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड करना भी शामिल है। ठीक है, फिर ट्रेड प्रमोशंस के लिए लिए गए डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स में पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करना और ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज कंडक्ट करना, ये भी प्लान्ड है। और टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस में प्रिसीजन फार्मिंग, आईओटी बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम और ट्रेसेबिलिटी सॉल्यूशंस इंप्लीमेंट करना भी शामिल है। रिसर्च और कैपेसिटी बिल्डिंग में डेडिकेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट फंड करना, ठीक है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह ऑर्गेनाइज करना, तो ये सब है इसमें। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें तो स्कीम को 15 फाइनेंस कमीशन के रिमेनिंग टर्म 2023-24 से लेकर के 2025-26 के ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन का किया जाएगा विथ फेज्ड अप्रोच और रेगुलर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म। ठीक है, उसके बाद में फिर अबाउट कार्डेमम पे आते हैं। कार्डेमम जिसे क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है, कार्डेमम का हिंदी का टर्म हुआ इलायची। ठीक है, इसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस भी कहा जाता है और इसको कमर्शियली इसके एरोमेटिक ड्राइड फ्रूट्स कैप्सूल्स के लिए कल्टीवेट किया जाता है। और ये जो है जिंगी बेरासेई फैमिली का मेंबर है और इसका बॉटेनिकल नेम है इलेक्टेरिया कार्डेमोमम। स्मॉल कार्डेमम का मतलब छोटी इलायची का नाम है, और बड़ी इलायची जिसको लार्ज कार्डेमम कहते हैं उसको एमोमम टेबुलेटम। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, बड़ी इलायची और छोटी इलायची का। अब स्मॉल कार्डेमम जो होता है वो इंडिया के वेस्टर्न घाट्स के एवरग्रीन फॉरेस्ट का इंडिजिनस प्लांट है और इसका आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सजेस्ट करता है कि इसे 4000 साल से भी ज्यादा टाइम से कल्टीवेट किया जा रहा है। समझ में आया? 4000 साल सोचो। और छोटी इलायची के मेजर प्रोड्यूसर्स केरला हैं, स्पेशली इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला में, वहाँ बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। और कर्नाटका का भी कुछ रीजन, जैसे पूर्व रीजन है कर्नाटका का, ठीक है, और तमिलनाडु का कोडाई कैनाल वाला एरिया है, या येरकुड वाले एरियाज हैं। ठीक है, ग्लोबली जो है गुटेमाला अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया है, जो इंडिया के लिए थोड़ा सीरियस कंपटीशन भी है कि भाई 4000 साल से हमारा ये बन उगाया हुआ है, अब कोई और देश आकर के वहाँ पे झंडे गाड़ रहा है उसको एक्सपोर्ट में, तो थोड़ा दिक्कत की बात है। तो इंडिया को अपना थोड़ा प्रोडक्शन बढ़ा देना चाहिए ताकि जहाँ पे हम लोग का दबदबा रहा है तो वहाँ दबदबा बना रहे। ठीक है, अच्छा, इसके लिए आइडियल ग्रोइंग कंडीशंस की बात करें तो वो इंक्लूड करता है थिक शेडी एरियाज विथ लोमी सॉइल, जो यूजुअली एसिडिक होते हैं और उनका सॉइल का पीएच अराउंड 6.5 के आसपास होना चाहिए, 6 से 6.5 के बीच में। ठीक है, और बारिश का जो है वो 1500 से 4000 mm तक होना चाहिए, और एलिवेशन जो होना चाहिए वो रिक्वायर्ड है वो 600 से 1500 मीटर तक की एलिवेशन। और टेम्परेचर रेंज जो है 10 से 35 डिग्री तक के बीच में टेम्परेचर बढ़िया होता है। ठीक है, ये माना जाता है। प्लांटेशन में एडिक्वेट ड्रेनेज प्रोवाइड करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर लॉगिंग रूट कॉज मतलब रूट के सड़ने का मेजर कॉज होती है इसमें। तो इसलिए ये हिल्स में नॉर्मली इसीलिए होता है ताकि वहां से पानी सड़कते सड़कते नीचे आ जाए, पानी रुके ना। ठीक है, जितना पानी पानी रिक्वायर्ड भी है, पानी रिक्वायर्ड तो है इसको, लेकिन रुकना नहीं चाहिए पानी वहाँ पे। ठीक, और शेड मैनेजमेंट भी थोड़ा क्रिटिकल है, 40 से 60% शेड जो है इसके लिए आइडियल कंसीडर किया जाता है, जिससे माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस ऑप्टिमाइज होते हैं। ठीक, फिर लार्ज कार्डेमम, इसके रिगार्डिंग क्या है, ये सब चीज पढ़ने वाला है। पढ़ लिया। डिस्ट्रीब्यूशन का सब हिमालयन रीजन में है, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में और नेपाल और भूटान में। ये सब बड़ी इलायची को कहते हैं। फेवरेबल कंडीशन क्या है, ठीक है, टेम्परेचर रेंज क्या है, सब यही हुआ है। अब इसके बाद में हम आते हैं सीधे स्पाइसेस इंडस्ट्री ऑफ इंडिया पे। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया की स्पाइसेस की दुनिया जो है वो लार्जेस्ट, मतलब इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन दिस वर्ल्ड। कंज्यूमर एक्सपोर्टर भी है, हम लोग स्पाइसेस सबसे ज्यादा खाते भी हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, और ये हमारी जो लेगेसी है वो सालों से चलती आई है, और यही स्पाइसेस देख करके अंग्रेज आए थे हमारे पास। ठीक है, और देखते देखते फिर वो हमें कॉलोनाइज कर गए। ठीक, और इंडिया जो है 52 आउट ऑफ 109 स्पाइसेस लिस्टेड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन
प्रोड्यूस करता है इंडिया 52, उसमें से 52 ही इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है। अच्छा, उन स्पाइसेस में चिली है, क्यूमिन है, टर्मरिक है, उसके बाद फिर जिंजर है, जिंजर मतलब अदरक, और कोरिएंडर यानी धनिया। ठीक है, ये टोटल स्पाइस प्रोडक्शन का अप्रोक्सीमेटली 76% मेकअप करते हैं, मेकिंग देम द बैकबोन ऑफ इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री। ठीक है, ये बैकबोन एक तरह से इंडियन स्पाइस इंडस्ट्री के लिए 76% अकेले तो यही है। फिर 2022 से इसके फिस्कल ईयर के ड्यूरिंग स्पाइसेस का एक्सपोर्ट जो है इम्प्रेसिव था, US डॉलर 3.73 बिलियन डॉलर था, जो क्वांटिटी में 1.21 मिलियन टन के से ज्यादा था लमसम में। और मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। अच्छा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। फिर देखो, इसमें मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशंस जो है अपने स्पाइसेस के, वो चाइना है, स्पेशली फॉर चिली और क्यूमिन। फिर यूएसए है टर्मरिक और स्पाइस ऑयल सीड ऑयल्स और ऑलिरियोसिंस के लिए। बांग्लादेश में हमारा जिंजर और सीड स्पाइसेस जाते हैं। मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी सिग्निफिकेंट मार्केट्स हैं, मतलब पूरे दुनिया में ही हम ही को सप्लाई करते हैं ज्यादातर। ठीक है। और इंडिया का जो लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश है गार्लिक कोरिएंडर के लिए। फिर गुजरात है क्यूमिन और फेनल के लिए। आंध्र प्रदेश है चिली और टर्मरिक के लिए। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, बस ये देख लेते हैं कि लार्जेस्ट स्पाइस प्रोड्यूसिंग मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका वगैरह ये सब है। ठीक है। अब स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं क्या है ये कॉन्स्टिट्यूट हुआ था 1987 में अंडर स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 में। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत में है। ये ऑटोनोमस बॉडी रिस्पॉन्सिबल है एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए 22 शेड्यूल स्पाइसेस का। ठीक है, और डेवलपमेंट और इलायची के डेवलपमेंट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ये। ठीक है। अब ये जो है इंडिया होस्ट चेयर करता है कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स। ये दिस वाज सेट अप अंडर कोडेक्स एलिमेंट्रियस कमिटी। ठीक है, और एसबीआई जो है इसका सेक्रेटेरिएट सर्व करता है। ये कोडेक्स 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 के पीछे चक्कर में आपको नहीं जाना है, बस ये याद रखना है कि स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो कंस्टिट्यूट किसके अंडर में हुआ है, किस एक्ट के अंदर में हुआ है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, किस कैसी बॉडी है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर इसका केरला में है। ठीक है। और ये हो गया आपका। अब पल्सेस पे आते हैं, ये न्यूज में क्यों है। ये पल्सेस हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। आप जितना पढ़ाए उतना पढ़ो। ठीक है, पल्सेस कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।